औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 बुक 1 में से और पोएम नंबर 3 बुक 2 में से, और साथ इसके फॉर्म ऑफ वर्ब होंगी जो रिपीटेडली मुल्तान बोर्ड में आई हुई हैं। तो फर्स्ट जो पोर्शन है वो है सिनोनिम्स का, चैप्टर नंबर 3 में से। नंबर 1 इज़ चांसेस आर अ प्लेग डिड दिस टाउन इन सर। इम्कानात हैं कि एक बीमारी ने या वबा ने इस कस्बे को तबाह कर दिया। अंडरलाइन वर्ड है प्लेग, बीमारी या वबा। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रेन, सेकंड वन इज़ विंड, थर्ड वन स्टॉर्म, फोर्थ वन इज़ डिजीज़। तो प्लेग का मतलब बीमारी, तो इसका राइट आंसर बनेगा डी, डिजीज़, बीमारी। सेकेंड वन इज़ दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल। सरप्राइजिंगली हैरान कुन तौर पर, वो हैरान कुन तौर पर पुरअमन नज़र आते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रेंडली, दूसरा वाइल्डली, सी ऑडली, एंड फोर्थ वन इज़ एस्टॉनिशिंगली। एस्टॉनिशिंगली का मतलब भी हैरान कुन तौर पर और सरप्राइजिंगली भी हैरान कुन तौर पर, तो इसका आंसर डी बनेगा, एस्टॉनिशिंगली। नेक्स्ट वन इज़ इट ले स्टीमिंग इन द वैली। स्टीम भाप निकालना या धुआं खारिज करना। इट ले स्टीमिंग इन द वैली, ये वादी में धुआं खारिज कर रहा है। फर्स्ट वन इज़ ब्लेजिंग, ब्लेज चमकना। सेकंड ऑप्शन इज़ बर्निंग, जलना। सी बॉयलिंग, भाप या धुआं खारिज करना। फ्यूमिंग, फ्यूमिंग का मतलब भी भाप खारिज करना, तो इसका राइट आंसर जो है वो फ्यूमिंग बनेगा। स्टीम भाप खारिज करना और फ्यूमिंग भी भाप खारिज करना। ही ग्लैंस्ड एट हिज वाइफ, ग्लैंस नज़र डालना या देखना। ही ग्लैंस्ड एट हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी को देखा। तो इसके ऑप्शन है रिटर्न, सेकंड वन इज़ ग्लेज्ड, थर्ड वन इज़ लुक्ड, फोर्थ वन इज़ टर्न्ड। तो इसका लुक मतलब भी देखना और ग्लैंस का मतलब भी देखना, तो इसका राइट आंसर सी बनेगा, लुक्ड। नेक्स्ट वन इज़ द टाइम हैड वॉन विद अ क्रशिंग प्रेशर ऑफ ईयर्स। क्रशिंग तबाह कुन या बहुत ज़्यादा, जिन्हें सालों के तबाह कुन या बहुत ज़्यादा दबाव ने तबाह कर दिया था, तोड़ दिया था। ऑप्शन है इसके ए स्मॉल, छोटा, बी स्वेयर, शदीद, सख्त, इंतहाई ज़्यादा, इनफ, काफ़ी, लिटल, छोटा। तो इसका स्वेयर बनेगा। क्रशिंग का मतलब भी बहुत ज़्यादा और स्वेयर का मतलब भी बहुत ज़्यादा, तो बी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट वन इज़ द टाइम हैड वॉन विद अ क्रशिंग प्रेशर ऑफ ईयर। वॉन तबाह कर देना, तोड़ देना, नुकसान पहुंचाना। फर्स्ट ऑप्शन इज़ पास्ट, सेकंड वन इज़ डिस्प्ले, डिस्प्ले नुमाइश करना है, दिखाना। सी गिवन, और डी ऑप्शन जो है डैमेज। तो डैमेज का मतलब भी तोड़ना, तबाह करना। वॉन का मतलब भी तोड़ देना या तबाह करना। नंबर 7 इज़ एज मैरो कम्स फ्रॉम अ वाइट बोन। मैरो गूदा, हड्डी के अंदर जो मवाद होता है। एज मैरो कम्स फ्रॉम वाइट बोन, जैसे सफ़ेद हड्डी से गूदा बाहर आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए ब्लड, सेकंड वन इज़ सब्सटेंस, सी फ्लैश, फ्लैश का मतलब गोश्त, डी मीट, मीट का मतलब भी गोश्त। तो सब्सटेंस का मतलब भी मादा, तो मैरो का मतलब भी मादा, तो इसका राइट आंसर जो है वो बी बनेगा, सब्सटेंस। इट्स स्लिट गेव अ बल्जिंग पॉप। बल्जिंग पॉप तेज़ आवाज़, ज़ोरदार आवाज़। इसके ढक्कन से ज़ोरदार आवाज़ आई। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला है हिसिंग साउंड, हिस कहते हैं सरसराहट को, सरसराहट की आवाज़। सेकंड वन इज एक्सप्लोसिव साउंड, एक्सप्लोसिव तेज़ धमाकेदार आवाज़। सी थर्ड, थर्ड कहता है धब की आवाज़, किसी चीज़ के गिरने की हल्की सी जो आवाज़ आती है। एंड नेक्स्ट वन इज़ स्टार्टिंग, स्टार्ट मतलब शुरू करना। तो इसका बल्जिंग पॉप तेज़ आवाज़, तो इसका राइट आंसर बनेगा एक्सप्लोसिव साउंड, तेज़ या ज़ोरदार या धमाकेदार आवाज़। नेक्स्ट वन इज़ नंबर 8, ही वॉज ड्रेंच्ड इन द हॉटनेस ऑफ हिज फियर। ड्रेंच डूब जाना, गर्क हो जाना। ही वॉज ड्रेंच्ड, वो डूब गया था, इन द हॉटनेस ऑफ हिज फियर, अपने खौफ की हरारत में। तो ऑप्शन देखते हैं। वॉश्ड, स्लेप्ट, लाइट, सोक्ड। सोक का मतलब भी डूबना और ड्रेंच का मतलब भी डूबना, तो इसका राइट आंसर सोक्ड बनेगा। नंबर 10 इज़ ही लुक्ड विद डिस्मे एट देयर हाउस। डिस्मे मायूसी, उसने मायूसी से घर की तरफ देखा। अलार्म, अलार्म तशवीश, परेशानी। फियर खौफ, केयर, केयर का मतलब हिफाजत। एंड डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट को भाई इसका भी मतलब है मायूसी और डिसमे का मतलब भी मायूसी, तो इसका राइट आंसर जो है वो डी बनेगा, डिसअपॉइंटमेंट।
Next one is this one is taken from the poem number 3, loveliest of the tree, the cherry now. Loveliest of the tree is cherry now, loveliest सबसे प्यारा. तो ऑप्शन है इसके, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे प्यारा, बिगेस्ट, टॉलेस्ट, नियरेस्ट. तो इसका राइट आंसर जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल है, सबसे प्यारा. ये याद रख लें, सिनोनिम्स को हल करने के दो तरीके हैं. अगर तो आपको पहली बात तो लाजमी तौर पे आपको जो अंडरलाइन वर्ड होगा उसका मीनिंग आना चाहिए. अगर आता होगा तो सिनोनिम हल करने में बहुत आसानी होगी, अगर नहीं आएगा तो फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा. तो अगर आपको अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग आता है तो चारों ऑप्शन में से बेस्ट वन इज़ कि आप उनमें से दुरुस्त जवाब को ढूंढें. अगर आपको दुरुस्त जवाब नहीं मिलता है तो फिर कम से कम आप 3 गलत जवाब ढूंढें. 3 नहीं 2, 1. जो गलत जवाब मिलते हैं उनको छोड़ दें. फिर 4 में से तुक्का लगाना, इसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं. फिर 2 या 1 अगर बच जाते हैं तो उसमें से तुक्का लगाएंगे अगर, तो उसमें फिर गलती के इम्कानात कम होते हैं. लुक फॉर द राइट आंसर. इफ़ यू डोंट फाइंड राइट आंसर तो एटलीस्ट लुक फॉर द रॉन्ग आंसर्स. नेक्स्ट वन इज़ हंग विद ब्लूम अलॉन्ग द बाव. हंग भरा हुआ या लदा हुआ. लेडन पहला ऑप्शन है इसका. लेडन का मतलब भी भरा हुआ या लदा हुआ. ड्राइड, क्रेज, लोअर्ड. क्रेज पागलपन के मीनिंग में आता है, तो लेडन इसका राइट आंसर होगा, लदा हुआ या भरा हुआ. नेक्स्ट वन इज नंबर 13, इज हंग विद ब्लूम अलॉन्ग द बाव. बाव अंडरलाइन वर्ड है. शाख, ट्री, रिवर बैंक, रिवर दरिया का, बैंक किनारा, दरिया का किनारा. स्ट्रीम नदी को कहते हैं. ब्रांच शाख को कहते हैं. तो बाव का मतलब भी शाख और ब्रांच का मतलब भी शाख, तो डी इसका राइट आंसर बनेगा, ब्रांच. इज हंग विद ब्लूम अलॉन्ग द बाउज. ब्लूम, ब्लूम के दो मतलब, खिलना भी होता है इसका मतलब और फूल भी होता है इसका मतलब. तो यहाँ पे इज हंग विद ब्लूम अलॉन्ग द बाउज, शाखों पर फूलों से भरा हुआ है या लदा हुआ है, तो ब्लूम का मतलब फूल है. सीड्स बीज कहेंगे, रॉन्ग है ये. फ्लावर, ब्रांचेस, लीव्स, तो फ्लावर भी फूल और ब्लूम भी फूल, तो बी इसका राइट आंसर बनेगा, फ्लावर. एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड. वुडलैंड जंगल को कहते हैं. ग्रासलैंड, डेजर्ट, जंगल और प्लेलैंड. तो सिंपल सा सी आंसर है इसका, जंगल. वुडलैंड का मतलब भी जंगल और जंगल भी जंगल ही है, तो सी इसका राइट आंसर है. एंड स्टैंड अबाउट द वुडलैंड राइड, अंडरलाइन वर्ड है, राइड रास्ता, और जंगल जाने वाले रास्ते पर उगा हुआ है. एरिया फर्स्ट ऑप्शन है बी, प्लेस, सी लोकल एंड डी पाथ. तो इसका राइट आंसर बनेगा पाथ. पाथ का मतलब भी रास्ता और राइड का मतलब भी रास्ता. वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. वेयरिंग वाइट, चेरी के दरख्त को पॉइंट आउट करके कह रहा है कि उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ है. फॉर ईस्टर टाइड, ईस्टर के त्यौहार के लिए. टाइड त्यौहार. तो ऑप्शन देखते हैं इसका. फर्स्ट ऑप्शन इज़ मैन, जो कि गलत है. बी नाइट गलत है. सी डे गलत है. तो डी ओकेजन, ओकेजन का मतलब भी त्यौहार और टाइड का मतलब भी त्यौहार, तो डी इसका राइट आंसर है. टू सी द चेरी हंग विद स्नो. चेरी, यहाँ पे चेरी से मुराद चेरी का दरख्त है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं. ब्रांच शाख को कहते हैं, गलत है. फ्लावर फूल को कहते हैं. ट्री दरख्त, बुश झाड़ी, तो चेरी भी दरख्त के लिए इस्तेमाल हुआ और ट्री भी दरख्त है, तो इसका राइट आंसर ट्री बनेगा. नंबर 19 इज़ द पोइट हैज़ लिव्ड अ स्कोर ऑफ स्प्रिंग्स. स्प्रिंग बहार, स्कोर कहते हैं 20, ड्यूरेशन ऑफ 20 ईयर्स, यानी कि शायर ने अपनी ज़िंदगी के 20 साल या 20 बहारें देख ली हैं. बहारों से मुराद, स्प्रिंग से मुराद बहार और बहार से मुराद साल. जैसे कहते हैं कि इसने अपनी ज़िंदगी की 16 या 17 बहारें देख ली हैं, तो स्प्रिंग से यहाँ पे मुराद है ईयर्स, बहार, साल. फर्स्ट ऑप्शन इज़ ईयर्स, सेकंड वन इज स्मूथ, डेज एंड आवर्स. तो यहाँ पे स्प्रिंग का मतलब बहार या साल, तो ईयर्स का मतलब भी साल है, तो राइट आंसर इसका ए बनेगा, ईयर्स. 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम. रूम अरसा, दौरानिया, जगह. तो 50 साल का जो 50 बहारों का अरसा है ये कम है, थोड़ा है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं. ए स्टे, बी स्पेस, बिल्डिंग, डी बैग. बैग भी इसका आंसर नहीं बनता है, बिल्डिंग भी नहीं बनता है, स्टे का मतलब ठहरना ये भी नहीं बनता है, तो स्पेस इसका राइट आंसर बनेगा. नेक्स्ट वन इज़ 5 नंबर का जो पेपर में सवाल आता है करेक्ट इन्फॉर्मेशन वाला, ये बेसिकली उस पर फोकस करेगा इसको. नंबर 1 इज़
ये चैप्टर नंबर 3 से डार्क देवर एंड गोल्डन आइड बुक 1 के। हाउ डिड द लिड ऑफ रॉकेट ओपन, खलाई जहाज़ का जो ढक्कन था वो किस तरह से खुला था। साउंड, आवाज़ के साथ, क्राई, चिल्लाने की आवाज़ के साथ, बल्जिंग पॉप, तेज़ आवाज़ के साथ, या थर्ड या धबकी या हल्की सी आवाज़ के साथ खुला था। तो टेक्स्ट की फर्स्ट लाइन में इट्स लिव्ड गेव अ बल्जिंग पॉप, इसके ढक्कन से एक तेज़ आवाज़ आई, तो बल्जिंग पॉप इसका राइट आंसर है, सी इसका आंसर बनेगा। हाउ डिड हैरी फील व्हेन दे लैंडेड ऑन मार्स, हैरी कैसा महसूस कर रहा था जब वो मरीख पर उतरे थे, तो उसके क्या एहसासात थे, कैसा महसूस हो रहा था उसको। नंबर 1 इज़ ऑप्शन पीसफुल, सेकंड वन इज़ काम, सी क्वाइट, खामोश, एंड टेंस, परेशान, तो वो परेशान थे, डरे हुए थे, तो सी डी जो है इसका राइट आंसर बनेगा, टेंस, वो परेशान थे, डरे हुए थे। थर्ड वन इज व्हाट वर द वेदर कंडीशंस ऑन द मार्स, मरीख पर मौसमी हालात कैसे थे। पीसफुल, पुरअमन थे, एडवर्स, बुरे थे, माइल्ड, मोतदल थे, ना ज़्यादा अच्छे ना बुरे, एन्जॉयबल या फिर काबिल लुत्फ़ थे। तो एडवर्स बुरे हालात थे, हैरी को जो था वो मार्स का जो माहौल था या क्लाइमेट जो था वो इतना अच्छा नहीं लगा था, तो इसलिए एडवर्स आएगा इसका राइट आंसर। हु लुक्ड लाइक स्मॉल सीड्स टू हैरी, हैरी को क्या चीज़ थी जो छोटे बीजों की तरह लग रही थी। चिल्ड्रन, पीपल, क्राउड या हाउसेज। तो चिल्ड्रन, टेक्स्ट की लाइन में लिखा हुआ है द चिल्ड्रन स्मॉल सीड्स माइट एनी इंस्टेंट बी सोन टू ऑल द मार्शियन क्लाइम्स। तो हैरी को बच्चे जो थे, चिल्ड्रन जो थे, वो छोटे बीजों की तरह लग रहे थे। वट डिड द विंड सीम टू लूज अवे, क्या चीज़ थी जो हवा उसको ख़त्म कर रही थी, तोड़ रही थी, बिखेर रही थी, मिटा रही थी। हिज नेम, उसके नाम को ख़त्म कर रही थी हवा, हिज बॉडी, उसके जिस्म को, हिज हाउस, उसके घर को, या डी ऑप्शन है देयर आइडेंटिटीज़, उनकी शनाख्तों को मिटा रही थी। तो डी इसका राइट आंसर है कि हवा जो थी हैरी को लग रहा था कि उनकी शनाख्तों को मिटा रही है, तो देयर आइडेंटिटी जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज नंबर 6, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द रॉकेट केम फॉर रेस्क्यू, कितने साल बाद, हैरी लोगों के मरीख पर पहुंचने के कितने साल बाद खलाई जहाज़ उनको बचाने के लिए मरीख पर आया था। 4, 5 ईयर्स, 6 और 7 ईयर्स। तो बी इसका राइट आंसर है, 5 ईयर्स लेटर रॉकेट केम फॉर रेस्क्यू, के 5 साल बाद जो है उसको खलाई जहाज़ उन्हें बचाने के लिए आता है, तो 5 इसका राइट आंसर है। वेयर डिड हैरी एंड हिज फैमिली लैंड, हैरी और उसके ख़ानदान ने कहाँ पे कदम रखा था, कहाँ उतरे थे वो। द मून, चांद पर, मर्करी, द अर्थ, द मार्स, कहाँ पे, तो मार्स इसका राइट आंसर है कि वो मरीख पर गए थे। हैरी सजेस्टेड बिल्डिंग, इंपॉर्टेंट है, हैरी ने किस चीज़ को सजेस्ट, मशवरा दिया बिल्डिंग तामीर करने का। हैरी ने किस चीज़ को तामीर करने का मशवरा दिया था। टाउन, एक कस्बा, अ हट, एक झोंपड़ी, रॉकेट, खलाई जहाज़, और ब्रिज या एक पुल। तो हैरी ने मशवरा दिया था तमाम लोगों को कि लेट्स बिल्ड अ रॉकेट, ये खलाई जहाज़ तामीर करते, तो रॉकेट इसका राइट आंसर है। विद वट वर मार्शियन वॉन, मार्शियन मरीख जो था या मरीख का इलाका, वहाँ की पहाड़ियाँ जो थी वो किस चीज़ से तबाह हुई थी। पैसेज, फुटपाथ, बर्डन, प्रेशर ऑफ ईयर्स, या सालों के दबाव की वजह से, इतने अरसे के दबाव की वजह से मरीखी जो इलाका जात थे या पहाड़ियाँ थी या मरीख जो था वो तबाह हुआ पड़ा था। तो क्रशिंग प्रेशर ऑफ ईयर्स, ये इसका राइट आंसर है डी, के वक़्त के तबाह कुन दबाव ने उन्हें तबाह किया था। व्हाट वाज द कलर ऑफ हैरीज हेयर ऑफ चिल्ड्रन, हैरी के जो बच्चे थे उनके बालों का रंग क्या था। येलो, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। टेक्स्ट में लिखा हुआ है द चिल्ड्रन विद द येलो हेयर हलर्ड एट द डीप डोम ऑफ मार्शियन स्काई। तो येलो इसका राइट आंसर है कि बच्चे जो थे हैरी के, उनके बालों का रंग येलो था, पीला था। नेक्स्ट वन इज़ थर्ड जो सेक्शन है इसका वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब का, जो 5 नंबर का आपको एनुअल में सवाल आता है। नंबर 1 इज शी स्पेस द चाइल्ड फॉर 2 ईयर्स। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फ़िक्रे में सिंस का वर्ड आए या फॉर का वर्ड आए और इनके साथ टाइम दिया गया हो, टाइम लाइन मेंशन की हो, सिंस हो या फॉर हो और इसके साथ टाइम दिया गया हो, आप फ़िक्रे को हमेशा बीन के साथ यानी कि परफेक्ट
कंटिन्यूस में करते हैं। that can be present perfect, past perfect और future perfect continuous tense। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ नर्स, सेकंड वन इज़ नर्सिंग, थर्ड वन इज़ नर्सिंग, हैज़ बीन नर्सिंग, डी ऑप्शन है। तो देखें ये सिंस है, फॉर आया है, शी स्पेस द चाइल्ड फॉर 2 years, फॉर आ गया है और उसके साथ टाइम है 2 years, तो आप इसको बीन के साथ ट्रांसलेट करेंगे तो डी इसका राइट आंसर है। शी हैज़ बीन नर्सिंग द चाइल्ड फॉर 2 years। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज नंबर 2, द बुक स्पेस 2 years ago। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अक्सर बेशतर पेपर में आती है। हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि फ़िक्रे में एगो का वर्ड आए, लास्ट का वर्ड आए, प्रीवियस का वर्ड आए या यस्टरडे का वर्ड आए, इनमें से कोई भी वर्ड अगर फ़िक्रे में आएगा आप फ़िक्रे को पास्ट इंडेफिनिट में यानी कि सेकंड फॉर्म के साथ आप उसको ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो फ़िक्रा है बच्चे अक्सर गलत लगा के आ जाते हैं इसको कि यहाँ पे एगो आ गया तो सिंपली सेकंड फॉर्म लगा देंगे, दिस बुक पब्लिश्ड 2 years ago, इस तरह से लगा के आए थे, ये गलत है। असल इसका जो ऑप्शन है दिस बुक वाज पब्लिश, ये किताब छपी थी, तो ये किताब ख़ुद ब खुद नहीं छप सकती, तो इसको पैसिव में करेंगे तो इसलिए इसको वाज पब्लिश्ड के साथ इसका राइट आंसर बनेगा। इसका आंसर पब्लिश्ड नहीं लगा के आना है, वाज पब्लिश लगेगा, ये पैसिव में फ़िक्रा है। ठीक है, तो दिस बुक सी इसका राइट आंसर है। दिस बुक वाज पब्लिश्ड 2 years ago। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये फ़िक्रा जो है ये पैसिव में जाएगा, इसमें पब्लिश्ड नहीं आएगा। दिस बुक वाज पब्लिश्ड 2 years ago। नेक्स्ट वन इज ही लुक्स एज इफ ही। फ़िक्रे में एज इफ का वर्ड आए, फ़िक्रे में जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हमेशा वर होता है। ही लुक्ड एज इफ ही वर मैड, फ़िक्रे में एज इफ़ आ गया तो लाजमी तौर पर उस फ़िक्रे में जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो वर होगा। ही लुक्स एज इफ ही वर मैड। नेक्स्ट वन इज द प्रिजनर स्पेस टू मीट हिज रिलेटिव। प्रिजनर कैदी को इजाज़त दे दी गई अपने रिश्तेदारों से मिलने की, तो ऑप्शन देखें इज़ अलाउइंग, नेक्स्ट सेकंड वन इज़ अलाउज, थर्ड वन इज़ अलाउड, फोर्थ वन इज़ वाज अलाउड। बेटा ये याद रख लें कि कैदी कभी इजाज़त नहीं देता है, कैदी को इजाज़त दी जाती है मिलने की, पुलिस वाले इजाज़त देते हैं कि भई अब आप जाके अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, तो इज़ अलाउंग कैदी इजाज़त दे रहा है, ये गलत है क्योंकि वो इजाज़त नहीं देता। अलाउज भी इजाज़त देता है, ये भी नहीं आएगा। अलाउड कैदी ने इजाज़त दी, ये भी गलत है। तो द प्रिजनर वॉज अलाउड, कैदी को इजाज़त दी गई, ये भी बेटा पैसिव में जाएगा, तो इसलिए इसमें वॉज अलाउड आएगा। ये भी अक्सर पेपर में आता है, द प्रिजनर वॉज अलाउड टू मीट हिज रिलेटिव्स। नंबर 5 इज़ यू मस्ट रीप व्हाट यू। प्रोवर्ब है, जो बोओगे वो काटोगे। प्रोवर्ब में आप हमेशा क्या करते हैं, प्रोवर्ब में आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, सन राइजेज इन द ईस्ट। तो जितने भी प्रोवर्ब्स हैं ये प्रेजेंट में होती हैं, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यू मस्ट रीप व्हाट यू सो आएगा। सी ऑप्शन है इसका राइट है, सो। यू मस्ट रीप व्हाट यू सो। नेक्स्ट वन इज शी स्पेस इल फॉर अ वीक। अभी हमने डिस्कस किया कि फ़िक्रे में सिंस आ जाए या फॉर आ जाए और उसके साथ लाजमी तौर पे अगर टाइम मेंशन किया गया है तो आप परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएंगे, यानी कि बीन के साथ इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब इस फ़िक्रे को देखें, शी स्पेस इल फॉर अ वीक, फॉर आ गया है और उसके साथ ही उसने लिखा हुआ है अ वीक, तो सिंस या फॉर का वर्ड आए प्लस उसके साथ टाइम आए तो आप उसको बीन के साथ ट्रांसलेट करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस में ट्रांसलेट करते हैं। तो शी हैज़ बीन इल फॉर अ वीक, डी इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ही स्पेस टू अस नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसलिए आप इसको विल या शेल के साथ आप ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक आने वाले वक्त की बात है, फ्यूचर है तो ज़ाहिर बात है ये वो अगले हफ्ते हमसे मिलने आएगा। ही विल कम, कम्स नहीं आता
क्योंकि नेक्स्ट वीक की बात है। केम नहीं, पास्ट में चला गया, ये भी गलत है। हैज़ कम आ चुका है, परफेक्ट काम का मुकम्मल होने को शो कर रहा है, जबकि काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, काम अभी अगले हफ्ते होना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ही विल कम टू अस नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते हमारे पास आएगा। नंबर 13 इज नंबर 8 इज ही स्पेस आउट 5 मिनट्स एगो। अभी हमने डिस्कस किया कि फ़िक्रे में एगो का वर्ड आए या येस्टरडे का वर्ड आए या प्रीवियस का वर्ड आए या लास्ट का वर्ड आए। लास्ट के साथ और प्रीवियस के साथ कुछ भी हो सकता है। लास्ट वीक भी हो सकता है, लास्ट ईयर भी हो सकता है, लास्ट मिनट भी हो सकता है। इसी तरह से प्रीवियस के साथ कुछ भी हो सकता है। प्रीवियस वीक हो सकता है, प्रीवियस ईयर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ही स्पेस माय बुक लास्ट वीक, वर्ब आपको आ गया जो ऑप्शन में रिटर्न। ठीक है, तो लास्ट का वर्ड आ गया है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे आएगा ही रिटर्न्ड माय बुक। इनमें से कोई भी वर्ड आए, एगो, येस्टरडे, प्रीवियस या लास्ट, तो आप फ़िक्रे में सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में उसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है जी, तो ये फ़िक्र अगर देखें, ही स्पेस आउट 5 मिनट्स एगो, एगो आ गया तो बेटा आप क्या करेंगे, आप सिंपली सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ही वेंट आउट 5 मिनट्स एगो। नेक्स्ट वन इज आई स्पेस हियर सिंस 1980। अगेन वही सिंस या फॉर आ गया है, सिंस है, फॉर है और साथ इसके टाइम दिया गया इन द फॉर्म ऑफ 1980। तो आप अगेन इसको क्या करेंगे, बीन के साथ ट्रांसलेट करेंगे। ही आई स्पेस हेयर सिंस 1980, तो आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1980। तो सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1980। नेक्स्ट वन इज मनी स्पेस द मेयर गो। बेटा ये प्रोवर्ब है, दाम बनाए काम। तो प्रोवर्ब में आप, जैसा कि अभी हमने कहा है कि प्रोवर्ब में आप हमेशा क्या करते हैं, प्रोवर्ब को हमेशा प्रेजेंट टेंस में आप ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हेल्पिंग, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो एस या इसका इजाफा भी होगा। तो मनी जो है, मनी मेक्स द मेयर गो, मनी के साथ आप एस या इसका इजाफा भी करेंगे। मनी मेक्स द मेयर गो, दाम बनाए काम, प्रोवर्ब है ये बेटा। नेक्स्ट वन इज इफ़ ही स्पेस हार्ड ही विल पास। ये लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी वर्ड में इफ़ आ जाता है तो वो लाजमी तौर पे बेटा कंडीशनल सेंटेंस होता है, लाजमी तौर पे। ठीक है, लाजमी तौर पे वो क्या होता है, वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। कंडीशनल सेंटेंस जो है बेटा आपके सिलेबस में 3 हैं। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, फिर सेकंड कंडीशनल सेंटेंस और फिर थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। 3 आपके सिलेबस में बेटा शामिल है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इसमें कम्बिनेशन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का इसमें कम्बिनेशन रहता है। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के दोनों हिस्से पास्ट टेंस में होते हैं, सेकंड फॉर्म में होते हैं। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का एक हिस्सा यानी कि इफ़ क्लॉज होती है, ये पास्ट परफेक्ट में होती है, यानी कि हैड के साथ आप इसको ट्रांसलेट करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ, और दूसरे हिस्से में आप इस्तेमाल करते हैं वुड हैव। मिसाल के तौर पे थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की मिसाल लिख रहा हूँ, यहीं पे आगे हम डिस्कस भी करेंगे। चलें, जो यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है मैं वही लिख रहा हूँ। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही
वुड हैव पास्ड। ठीक है बेटा, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। फर्स्ट जो है वो लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अभी भी डिस्कस करते हैं। ये इफ़ क्लॉज है। इफ़ क्लॉज में यानी कि एक हिस्से में आप क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, हैड है प्लस थर्ड फॉर्म है, तो अगर इफ़ क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो दूसरे हिस्से को आप किस में ट्रांसलेट करते हैं, दूसरे हिस्से में वुड हैव लगाते हैं और फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें थर्ड इस्तेमाल करते हैं। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। ठीक है, तो ये बेटा ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। लेकिन अभी जो ऑप्शन हमें दिया गया है, इफ़ ही स्पेस हार्ड ही विल पास, ये देखें तीन कंडीशनल सेंटेंस है, तीनों में कोई भी टेंस रिपीट नहीं होता है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का कम्बिनेशन है, इसके दोनों हिस्से पास्ट में होते हैं। इसमें पास्ट परफेक्ट और दूसरे हिस्से में वुड हैव है। कोई भी टेंस किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में रिपीट नहीं हो रहा है, तो कन्फ्यूजन की परेशानी इसमें बचती नहीं है, 0% कन्फ्यूजन रह जाता है। तो इसलिए परेशान नहीं होया ना कि लॉजिक कंडीशनल सेंटेंस आ गया और गलत करके आ जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप इसको गलत करें अगर स्ट्रक्चर आपके जहन में है। तो अगर किसी कंडीशनल सेंटेंस के एक हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो दूसरे हिस्से में लाजमी तौर पे आप फ्यूचर लगाएंगे। ठीक है जी। अगर किसी कंडीशनल सेंटेंस का एक हिस्सा पास्ट में हो तो दूसरा भी किस में होगा, दूसरा भी लाजमी तौर पे पास्ट में ही होगा। अगर किसी कंडीशनल सेंटेंस के एक हिस्से में हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, दूसरे हिस्से में आप क्या लगाएंगे, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है जी। तो ये जो आपको दिया गया है, ये जो अभी फिक्रा जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इफ़ ही स्पेस हार्ड ही विल पास। अब ये देखें इफ़ है, अगर इफ़ आ गया तो लाजमी तौर पे वो तो आंखें बंद करके पता चल जाएगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ ही स्पेस हार्ड ही विल पास। अब ये देखें यहाँ पे हमने वर्ब लगाना है, चूज़ करना क्या आएगा। दूसरे हिस्से में देखें ये विल शैल फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ जिस कंडीशनल सेंटेंस का कम्बिनेशन है वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो बेटा यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्क। अब क्योंकि ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ आप एस का इजाफा भी करते हैं, तो यहाँ पे ही के मुताबिक आप एस का इजाफा करेंगे। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, तो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, ये अक्सर बेशतर पेपर में आ भी जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द स्नो। ये बहुत काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। द स्नो लिखा है जी, द स्नो स्पेस इन द सन। ठीक है जी। और इसके ऑप्शन में दिया हुआ है डू नॉट मेल्ट, सेकेंड वन इज मेल्ट्स, थर्ड वन इज मेल्ट, थर्ड वन इज फोर्थ वन इज डज नॉट मेल्ट। ठीक है जी। अब बच्चे गलती, अब ये क्या है, ये यूनिवर्सलिटी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है इसमें। तो इसमें आप क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ पे बच्चे लगा के आए थे, अब देखने में तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, द स्नो मेल्ट्स इन द सन, बच्चे लगा के आ जाते हैं डज नॉट। अब क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, डज नॉट का इजाफा भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, तो बच्चे मेल्ट्स के बजाय डज नॉट मेल्ट लगा के आ जाते हैं। ग्रामेटिकली तो ये ठीक है, लेकिन सेंस के लिहाज से बेटा ये डज नॉट मेल्ट जो है ये गलत है। अब धूप में अगर बर्फ़ रखेंगे तो लाजमी तौर पे उसने पिघलना ही है, तो ये डज़ नॉट मेल्ट जो है ये उसकी यूनिवर्सलिटी को फिर ख़त्म कर देगा, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन मेल्ट्स आएगा, द स्नो मेल्ट्स इन द सन। तो डज़ नॉट मेल्ट को डिस्कार्ड कर देना आपने, इसको टिक नहीं करना है, क्योंकि ग्रामेटिकली तो ठीक है लेकिन फिर ये यूनिवर्सलिटी को ख़त्म कर देगा। इस फिक्रे में जो यूनिवर्सलिटी है उसको डिस्कार्ड कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो मेल्ट्स जो है ये इसका राइट आंसर है, द स्नो मेल्ट्स इन द सन। नेक्स्ट वन इज इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड हिज स्पेस। अभी हमने ये डिस्कस किया थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, इफ़ ही हैड
वर्कड हार्ड, ही स्पेस। ठीक है जी। अब ये देखें हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो यानी कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में आप क्या करते हैं, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के पहले हिस्से में इफ क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म अगर हो तो दूसरे हिस्से में आप क्या लगाते हैं, वुड हैव आता है, और वुड हैव के साथ आप हमेशा क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड, अगर उसने मेहनत की होती तो वो कामयाब हो जाता है। तो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। नेक्स्ट वन इज़ यू नीड नॉट वरी, फिक्रे में अगर वर्ड आ जाए डेयर, नीड या हैड बेटर का, इनमें से कोई डेयर का वर्ड आए, नीड या हैड बेटर आए तो इनके साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अक्सर बच्चे इसके साथ हैड को देख के थर्ड फॉर्म लगा के आ जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर हैड के साथ बेटर का कम्बिनेशन है तो बेटा आप इसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि आप इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो फिक्रा है यू नीड नॉट वरी, नीड आ गया है तो इसलिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यू नीड नॉट वरी। ए इसका राइट आंसर है। व्हेन आई सा हिम हिज स्पेस, ये फिक्रा बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। जब मैंने उसे देखा तो वो गा रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस है। इस फिक्रे के दो हिस्से हैं। जब मैंने उसे देखा ये डिपेंडेंट क्लॉज है, वो गा रहा था ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। पास्ट कंटिन्यूस की डिपेंडेंट क्लॉज को आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं यानी कि सेकंड फॉर्म के साथ, और इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप हमेशा पास्ट कंटिन्यूस में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो जब मैंने उसे देखा पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म में आएगा, व्हेन आई सा हिम, वो गा रहा था, तो किस में ये पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा, ही वॉज सिंगिंग। ठीक है, तो व्हेन आई सा हिम ही वॉज सिंगिंग, सी आंसर जो है ये इसका बिल्कुल दुरुस्त होगा। यू हैड, नेक्स्ट वन इज़ यू हैड बेटर। यह भी हमने कहा है कि फिक्रे में डेयर, नीड या हैड बेटर का वर्ड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। हैड बेटर आ गया है तो आप इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का एडिशन करेंगे। तो यू हैड बेटर गो इसका राइट आंसर है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू स्पेस, ये अभी हमने डिस्कस किया है, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, कम्बिनेशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और अगर फिक्रे के इफ़ क्लॉज में पहले से प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो मेन क्लॉज में आप क्या लगाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट लगाएंगे। तो इफ़ यू वर्क हार्ड फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दूसरे इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इट्स स्पेस व्हेन वी केम आउट, जब हम बाहर आए तो बारिश हो रही थी, ये भी अभी डिस्कस किया है, ये पास्ट कंटिन्यूस का फिक्रा है। तो व्हेन डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज में क्या किया उसने, सेकंड फॉर्म लगाई है। अभी डिस्कस किया था कि पास्ट इंडेफिनिट की इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती है उसका पास्ट कंटिन्यूस में करते हैं, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है इसको आप पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो इट स्पेस व्हेन वी केम आउट, तो ये सेकंड फॉर्म लगाई है कि इंडिपेंडेंट में व्हेन वी केम आउट, व्हेन वी केम आउट सेकंड फॉर्म है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो फिर डिपेंडेंट क्लॉज में आप क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस लगाएंगे। इट वाज रेनिंग, सो इसका राइट आंसर बनेगा इट वाज रेनिंग व्हेन वी केम आउट। ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। ऑल दैट स्पेस इज़ नॉट गोल्ड प्रोवर्ब है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, और प्रोवर्ब को आप हमेशा प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स आएगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ही मेड मी, फिक्रे की एक किस्म है उसको कहते हैं कॉजिटिव सेंटेंस।
पॉजिटिव सेंटेंस ऐसे फिक्रात होता है जिसमें किसी शख्स को काम करने के लिए फोर्स किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीचर मेड मी स्टैंड इन लाइन, उस्ताद ने हमें लाइन में कतार में खड़ा किया। तो मेड जो है ये पॉजिटिव वर्ब है, ये शो कर रहा है कि फ़िक्रे में जो काम करवाया गया है वो फोर्सफुली है। तो पॉजिटिव सेंटेंस ऐसे फ़िक्रा जिसमें किसी शख्स को काम करने के लिए फ़ोर्स किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस में बेटा याद रख लें कि आप कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। टीचर मेड मी टू स्टैंड इन लाइन गलत है, टीचर मेड मी स्टैंड इन लाइन ये बिल्कुल सही है। पॉजिटिव सेंटेंस में आप कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं करते। तो ही मेड मी पहला ऑप्शन है स्टैंड, सेकंड टू स्टैंड स्टूड और हैड स्टूड, तो ही मेड मी स्टैंड आएगा, टू स्टैंड गलत है, ही मेड मी स्टैंड इन लाइन। और पॉजिटिव सेंटेंस में आप हमेशा क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ही मेड मी स्टैंड इन लाइन। ठीक है, ये थी आज के लिए ऑब्जेक्टिव्स। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ नासिर।